Good morning, students. In today's class, we are going to learn about the types of friction. Primarily, the friction are of four types, that is, static friction, sliding friction, rolling friction, and fluid friction. We will discuss each one in detail, but before that, let's have a brief introduction about these. Starting with the first one, that is static friction. Static friction is the friction between the two bodies in contact with each other and both the bodies are not moving. मीन्स वन बॉडी इज़ नॉट स्लाइडिंग ओवर अनदर बॉडी। इसका मतलब क्या है कि अगर दो बॉडीज़ अगर कांटेक्ट में है और दोनों बॉडी रेस्ट पे है, यानी कोई भी बॉडी एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं कर रहा। सपोज दिस इज़ अ बॉडी ओवर अनदर बॉडी, दिस इज़ अ ग्राउंड, ये ग्राउंड है और ये इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। सिंपली ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर रहा है किधर भी। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। द नेक्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन्स टू स्लाइड ओवर वन बॉडी इफ इट इज अ ब्लॉक ओवर अ सरफेस एंड इट इज स्लाइडिंग। अगर इस ब्लॉक को अगर हम एक सरफेस पर रखें और इसको हम एक फोर्स के तहत खींच रहे हैं तो ये ब्लॉक जो है इसके ऊपर क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है, यानी फिसलता हुआ चला जा रहा है। इस समय फिसलते हुए समय में जब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। द नेम इटसेल्फ सेज रोल। रोल मतलब लुढ़कना। अगर एक व्हील है, व्हील को अगर हम लुढ़का के छोड़ दे एक ग्राउंड पे तो ये क्या होगा, गोल गोल लुढ़कता हुआ आगे चला जाएगा। इस लुढ़कते हुए व्हील का जो आउटर सरफेस है और ग्राउंड का सरफेस, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ अ कार एंड रोड, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ अ साइकिल एंड अ रोड, तो ये सारे फ्रिक्शन जो एग्जाम्पल है रोलिंग फ्रिक्शन के। नेक्स्ट वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड सच एज वाटर एंड अदर लिक्विड्स। अगर हम वाटर को बहता हुआ देखें तो वाटर जो है लेयर्स में बहता है, यानी कि ये सबसे अपर वाला जो सरफेस है वो ज़्यादा स्पीड से बहेगा, उसके नीचे वाला जो सरफेस है वो थोड़ा उससे कम स्पीड से बहेगा, उसके नीचे वाला उससे कम स्पीड, और सबसे लास्ट वाला जो लेयर होगा जो कि ग्राउंड के टच में होगा वो सबसे कम स्पीड से बहता जाएगा। यानी कि वाटर के लेयर्स में भी स्पीड का वेरिएशन होता है, स्पीड सभी लेयर्स की अलग अलग होती है। अब जो सबसे ऊपर वाला लेयर है और जो उसके नीचे वाला लेयर है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। ये ज़्यादा तेज़ी से निकल जा रहा है और ये धीरे धीरे जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, मतलब ये लेयर इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन तभी रोल प्ले में आता है जब दो बॉडीज़ के बीच में स्लाइडिंग हो, यानी कि यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो रहा है, स्लाइडिंग। और इस स्लाइडिंग को हमने नाम दिया है फ्लूइड फ्रिक्शन, बिकॉज ये स्लाइडिंग किसके अंदर हो रहा है, फ्लूइड्स के अंदर। फ्लूइड्स लाइक वाटर एंड अदर एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड के अंदर में इसी तरीके से फ्रिक्शन अकर करता है जिसका नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड्स के अंदर में लिक्विड भी आते हैं और एयर भी आते हैं, तो एयर के अंदर में सेम यही फेनोमेना अकर करता है। अगर एयर के बीच में देखें तो एटमॉस्फेयर में अगर एयर है तो हो सकता है कि ऊपर वाली एयर की जो लेयर है वो ज़्यादा तेज़ी से बह रही हो, उसके नीचे कम, तो इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन अकर होता है। सपोज अगर हम एयर में चिड़िया को उड़ते हुए देख रहे हैं तो चिड़िया भी अगर उड़ती है तो उसके भी पंख और एयर के बीच में भी एक फ्रिक्शन होता है, क्योंकि सपोज अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, ये उसका विंग है, तो विंग और जो एयर है वो एयर इसके विंग से टकरा रहा है और इसमें क्या हो रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है जिसके वजह से दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके के फ्रिक्शन, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो वाटर के लेयर्स के बीच में और एयर के लेयर्स के बीच में भी होते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो फर्स्ट वन है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक अपने नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट पोजिशन। रेस्ट मतलब कोई मूवमेंट ना हो, एक जगह स्थिर रहे। यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो दो बॉडीज़ के बीच में लग रहा है जब वो दोनों बॉडीज़ रेस्ट पे है। सपोज ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये सिर्फ रखा हुआ है यानी कि रेस्ट पोजीशन में है। अब इस पोजीशन में जो इस ब्लॉक का
सरफेस है और इस टेबल का सरफेस है, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर यहीं पे इस ब्लॉक को अगर हम इस पे धीरे धीरे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दें, सपोज अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का जब हम फोर्स लगा रहे हैं और ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, तब इस समय इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी 5 न्यूटन ही होगी। सपोज 5 न्यूटन से बढ़ा के हमने इसमें 7 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अब भी ये बॉडी मूव नहीं हो रहा है, यानी कि ये स्थिर का स्थिर ही है। तो इस समय इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन। सपोज अगर इसको हम और बढ़ा दिए 10 न्यूटन, अब भी अगर मूव नहीं किया, तो इस समय इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है वो हो गया 10 न्यूटन। यानी कि हमको ये पता चल रहा है कि जब तक हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, जब तक इस फोर्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं और ये बॉडी मूव नहीं हो रहा है, ये रेस्ट का रेस्ट में ही है, तब तक इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है वो भी बढ़ता जा रहा है। और वो किसके बराबर बढ़ता जा रहा है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाहर से। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा किसके साथ, हमारे फोर्स लगाने के साथ। कब, किस कंडीशन में, जब ये मूव ना करे। और जैसे ही हम एक फोर्स लगाएंगे, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये अबाउट टू मूव होगा, मतलब जस्ट ये मूव करने वाला होगा। उस समय जो फोर्स, मान लीजिए कि ये 50 न्यूटन लगाने पे ये जस्ट खिसकने वाला ही है, इसको बोलते हैं जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, मतलब कि तुरंत अभी 15 न्यूटन पे ये स्लाइड कर जाएगा। उस समय इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 15 न्यूटन हो जाएगी। अब जो है इसके बाद ये स्लाइड कर जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इसका फोर्स अगर हम बढ़ाते जाएं, तब ये फोर्स बढ़ेगा नहीं, ये स्टॉप हो गया। यानी 15 न्यूटन एक ऐसा फोर्स है जिसपे कि ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो इस समय इस वैल्यू को एक नया नाम देते हैं और इसका नाम स्टैटिक फ्रिक्शन से बदल के लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फिर से एक बार सम अप कर लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है, उस पर हम फोर्स लगाते जा रहे हैं, फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं और वो मूव नहीं हो रहा है, तो जब तक वो मूव नहीं हो रहा है तब तक जो हम फोर्स लगा रहे हैं वही वैल्यू उसके स्टैटिक फ्रिक्शन की भी होगी। जैसे ही ये मूव करने वाला होगा, उस समय जो हम फोर्स लगा रहे होंगे वो फोर्स जो है वो कहलाएगा इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू रीच करेगा वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा मैक्सिमम। मतलब कि इससे ज़्यादा फोर्स हम लगा के इसको होल्ड नहीं कर सकते, ये जो है इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा फोर्स को ये रजिस्ट नहीं कर सकता। यानी कि इसने लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब इसके नाम में पता चल रहा है लिमिट, यानी कि इसकी लिमिट अब ख़त्म हो चुकी है। इसने हथियार डाल दिए, इसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब ये रोक नहीं सकता अपने आप को एक जगह पर, ये मूव होने के लिए मजबूर है। ओके, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब ये मूव होना स्टार्ट कर दे तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे पहले का जो भी फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके भी नाम से पता चल रहा है, स्लाइड करना मतलब फिसलते जाना किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ भी यही होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या होती है, फिसलते चली जाती है। सपोज अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ टेबल, या फिर अर्थ के ऊपर रखा हुआ है और इसको हमने एक पीछे से फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने के कारण ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड करता हुआ चला जाएगा। अच्छा, जब ये स्लाइड कर रहा है यानी कि ये मूव कर रहा है इसके ऊपर, उस समय इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, रिमेंबर फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। जिधर की तरफ हम फोर्स लगाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके उल्टे डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है लग रहा है कब, जब ये दोनों बॉडी स्लाइड कर रही हैं। तो स्लाइड करते समय जो दोनों बॉडी के बीच में फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जो फर्स्ट वन हम लोगों ने देखा था स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से
स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसको एक एग्जांपल समझते हैं डेली लाइफ में। जब आप लोगों को एक भारी बक्से को मूव करना होता है, तो जब आप इस पे दम लगाते हैं शुरुआत में, जब ये रेस्ट पे होता है, तब आप इस पे जब फोर्स लगाते होते हैं, तब आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। जैसे ही ये मूव हो जाता है, जब तक ये मूव नहीं हुआ है तब तक तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे ही ये एक बार फिसलना शुरू कर दिया, फिर आप उसको थोड़ा कम, तब आप महसूस करेंगे कि हमें ताकत कम लगाना पड़ रहा है, हम कम फोर्स में ही इसको धकेल के लेके जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब ये फिसलने लगा तो फिसलते समय इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा आ जाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब ये रुका हुआ था तब फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लग रहा था? वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। दैट इज़ वाई हमको इसको स्लाइड करने में ज़्यादा आसानी महसूस होता है। जब ये रेस्ट पे है, रेस्ट से स्लाइडिंग पोजीशन में ले जाने में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन एक बार जब ये स्लाइड होना शुरू हो गया तब हम इसको कंटिन्यूसली स्लाइड करते हुए लेके जा सकते हैं, क्योंकि तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लेते हैं दो एग्जांपल्स। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सरफेस जो है उसमें इरेगुलरिटीज़ होती हैं, और ये इरेगुलरिटीज़ जब इंटरलॉक होता है तभी फ्रिक्शन अराइज होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब ये बॉडी रेस्ट पे है, जब ये रेस्ट पे रुका हुआ है, तब इसका जो इरेगुलरिटीज़ है, यानी कि ये जो सरफेस है इसका इरेगुलरिटी, इसके इरेगुलरिटीज़ में क्या हो रहा है? जाके इंटरलॉक हो जा रहा है। इसको टाइम मिल रहा है इसमें इंटरलॉक होने का, इसको टाइम मिल रहा है दोनों आपस में चिपक जाने का, यानी कि इंटरलॉक होने का। ठीक है, अब ये जो है आपस में अच्छे से इंटरलॉक हो चुके हैं। अब हम इसको जब फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इरेगुलरिटीज़ आपस में अच्छे से कॉम्पैक्टनेस के साथ इंटरलॉक हो चुकी हैं, इंटरलॉक्ड कंडीशन में है ये। तब फोर्स लगाएंगे तो हमको ये इसके इंटरलॉक को तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमको जो है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और इसीलिए रेस्ट के कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बात करें कि जब मूवमेंट होने लगता है, जब ये जैसे ही ये स्लाइड होने लगता है, स्लाइडिंग कंडीशन में हम इसको मूव करते जा रहे हैं, तो ये जो है इसके ऊपर रुकने के लिए इसको समय नहीं मिलता है, यानी कि रेस्ट करने के लिए इसको टाइम ही नहीं मिलता। जब ये इसके ऊपर रेस्ट ही नहीं करेगा तो इसका इरेगुलरिटी जो है, इसके इरेगुलरिटी के अंदर जाके लॉक होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो ये जो है इसके ऊपर लॉक नहीं हो पाएगा। जैसे ही लॉक होने की कोशिश करेगा तब तक हम इसको धक्का दे देंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इसकी इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक नहीं होंगी, ये इसके ऊपर जो है फिसलती चली जाएंगी। इसीलिए फिसलते हुए समय में जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। और जब ये रुका हुआ है तो इसको टाइम मिल गया क्या? इसकी इरेगुलरिटीज़ को इंटरलॉक होने के लिए, जिसके वजह से यहाँ पे जो फ्रिक्शन अराइज होता है वो ज़्यादा होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे।